हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है टेम्पोरल स्ट्रक्चर। टेम्पोरल स्ट्रक्चर, इसका नाम ही क्लियर कर रहा है चीज को। ये ऐसे एस्पेक्ट है एक इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर जो टेम्पररी, मतलब टाइम रिलेटेड एस्पेक्ट है। मतलब जो कहते हैं ना कि वेरी करते हैं टाइम टू टाइम, तो उसको हम बोल देते हैं टेम्पोरल स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द टाइम रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम का जो जो स्ट्रक्चर होता है उसको ये डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक किसकी एग्जाम्पल हम ले, सीजनल चेंज जो आते हैं, variations in climate and the day length that influence biological processes like breeding है, migration है, growth cycle है, होता है ना। अगर हम जनरली बात करें, डे के अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट जनरल सिंपल एग्जांपल है। एक डे है, डे के अंदर हमारी डे लेंथ के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज हैं एंड डिफरेंट हमारी हैबिट्स हैं जो हमारे लाइफ साइकिल को आगे फर्दर मतलब वो करती हैं, डिपिक्ट करती हैं या उसको डिफाइन करती हैं। और या उसके बिना क्लाइमेट चेंज जो होता है वो भी एक टेम्पोरल स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल है, जो कि मतलब टाइम रिलेटेड होती है, बेस्ड होती है। एक टाइम के लिए क्लाइमेट आता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होते हैं? हमारे पास तीन तरह के ये साइकिल्स हैं। पहले पढ़ते हैं कि ये हैं क्या। ये दीज आर दी पाथवेज, एक तरह का साइकिल्स पाथवे ही होते हैं। पाथवे बाय विच इसेंशियल एलिमेंट्स मूव थ्रू द इकोसिस्टम। ठीक है, जो हमारे जितने भी बायो जियो केमिकल साइकिल्स होते हैं, एक तरह का मतलब डायरेक्शन मिलनी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो जिनकी मूवमेंट होती है एक इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो उसको बायो जियो केमिकल साइकिल बोला जाता है। इसके अंदर आपके दोनों आते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों लिविंग नॉन लिविंग। तो अब हमारे पास तीन साइकिल हैं। जैसे कार्बन साइकिल है, मूवमेंट ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमॉस्फेयर ऑर्गेनिजम्स एंड द अर्थ, उसको बोलते हैं कार्बन साइकिल। एक होता है नाइट्रोजन, ये इसकी कन्वर्जन होती है नाइट्रोजन की बिटवीन इट्स वेरियस फॉर्म्स इन इट्स एटमॉस्फेयर सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन हम लोग साइंस में पढ़ते थे छोटे होते। तो ये सारी जितनी भी साइकिल्स हैं ये चलते हैं, ये बड़े जरूरी हैं साइकिल्स की। इनकी मूवमेंट बड़ी जरूरी है, टाइम टू टाइम इनकी मूवमेंट होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, वाटर साइकिल, सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, रन ऑफ। तो ये सारे साइकिल्स का चलना बड़ा जरूरी होता है। अगर ये ना चले तो लाइफ रुक जाएगी सबकी, लिविंग और नॉन लिविंग, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे साइकिल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक टॉपिक आता है नेक्स्ट के, 2 मार्क्स में भी आपको आ सकता है। अडेप्टेशन क्या है? रिस्पॉन्स टू बायोटिक फैक्टर्स। हम अडेप्ट करते हैं ना चीजों को। अडेप्ट करना मतलब उनके साथ कोप अप करना, उनको कोई चीज, लेट सपोज अगर इसकी हम टेक्निकली कोई एग्जाम्पल लें कि हाँ हम चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हम उनके अकॉर्डिंग ढल रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं, अपने आप को उनका हैबिचुअल बना देना, तो वो एक तरह का अडेप्टेशन होता है, रिस्पॉन्स देना। अडेप्टेशन टू एंटीबायोटिक फैक्टर जो है रेफर करते हैं द वेज इन विच ऑर्गेनिज्म चेंज और एडजस्ट देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फिजियोलॉजी टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन रिस्पॉन्स टू नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल कंडीशन, अदर फिजिकल केमिकल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। अब हमारे पास ऐसे होते हैं ना, सीजन चेंज होते हैं, समर्स आ गई, विंटर्स आती हैं, रेनी सीजन आ गया। अगर हम बोले नहीं हम समर्स में रह नहीं सकते, हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हम समर्स की जितनी भी हैबिट हम होते हैं, हम वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। गर्मियों में हम गर्मी के मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करते हैं, वही चीजें खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को है ज्यादा, मतलब वो हीट से अफेक्ट ना हो, अपने आप को हम लोग वैसा बना लेते हैं। जब विंटर्स आ जाती है हम फिर वैसा बना लेते हैं। सो दिस इज द अडेप्टेशन। ठीक है, कॉमन अबायोटिक फैक्टर्स एंड एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर, इसके अंदर कौन कौन सी आ सकती हैं? बिहेवियरल एडेप्टेशन, माइग्रेशन होती है, जैसे लाइक बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स ड्यूरिंग कोल्ड सीजन टू अवॉइड द हार्श टेम्परेचर। माइग्रेशन होती है, जो बर्ड्स या जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन चीजों को मतलब वो रेसिस्ट नहीं कर सकते, मतलब दे आर अनेबल टू मींस कम्पीट, वो ऐसी चीजों के अंदर नहीं रह सकते, तो वो माइग्रेट हो जाते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। ठीक है, फॉर द सर्च ऑफ लाइफ, वो माइग्रेशन आ जाती है। हाइबरनेशन या फिर टॉपर होता है, जैसे होते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं
वो ऐसी स्टेट के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है, ऑफ द रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग कोल्ड पीरियड्स टू कंजर्व एनर्जी। मतलब जो रेसिस्ट जो मतलब वहां पे अडेप्ट नहीं कर पाते, फिर वो अपने आप को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव कर जाते हैं। ये आपका था माइग्रेशन का या बिहेवियरल का। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस कौन सी होती हैं? थर्मोरेगुलेशन जो होती है, लाइक कुछ ऐसे मैमल्स, कुछ ऐसे बर्ड्स, they maintain a constant body temperature through mechanism like sweating, panting, shivering। ये वो एडेप्टेशन है। कोल्ड टॉलरेंस कैसे होती है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, लाइक कुछ एवरग्रीन होते हैं, दे हैव एंटी फ्रीज प्रोटीन टू प्रिवेंट आइस फॉर्मेशन इन देयर सेल्स। ठीक है। वाटर की अवेलेबिलिटी अगर हम बात करें, मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस जो हैं, इसके अंदर जीरोफाइट्स है। प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं, लाइक कैक्टिक जो प्लांट्स हो, दे हैव उनका उनका कैसा अपीयरेंस होता है? बहुत थिक होता है, उसके लीव्स भी काफी फ्लैशी से होते हैं ना, से और दे ऑफर रिड्यूस टू स्पाइना। तो दे मतलब उनका कैसा है, लाइक दे आर देयर टू स्टोर वाटर एंड रिड्यूस वाटर लॉस। तो ये मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस आ जाती हैं। They also have the deep or the extensive root system है, and to access water from a large area or to depth ना। behavioral adaptations जो हम already पढ़ चुके हैं, nocturnal activity जिसको हम बोल देते हैं। कुछ ऐसे भी animals होते हैं, मतलब जो they are always active ना night time के लिए, in order to avoid the heat of the day and reduce water loss। साइंस में पढ़ो तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो नाइट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, डे टाइम पे नहीं होते एक्टिव। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, वाटर कंजर्वेशन, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, दे हैव द एबिलिटी टू टॉलरेट द डिहाइड्रेशन एंड कैन ही rehydrate क्विकली व्हेन वाटर इज अवेलेबल। जैसे ये कैमल्स होते हैं ना वहां पे जो राजस्थान में रहते हैं, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में वो रह सकते हैं। तो ऐसे अगर एनिमल्स हों जो ऐसे वैसे एनवायरनमेंट में ना रह सके, वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते, दे विल हैव टू सफर। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या होता है? एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। उस उस रिप्रेजेंटेशन को, जो रिलेशनशिप बताती है, उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर और उनके आपस में जो फंक्शंस होते हैं, आपस में उनकी जो डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनर्जी की, जितने भी मतलब रिलेशनशिप्स हैं, जो इनकी एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शंस हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उस तरीके को, उस ग्राफ को, उस रिप्रेजेंटेशन को नाम दिया है इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हमारे पास देखो डिफरेंट टाइप्स के ना पिरामिड्स आपके पास आते हैं। कौन कौन से पिरामिड्स होते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर होता है, इट डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम। ये आपके पास पिरामिड ऑफ नंबर का होता है, ये नंबर डिनोट करता है। ठीक है, नंबर डिनोट करता है। द प्रोड्यूसर्स आर एट द बेस एंड द टॉप। जो होते हैं ना हमारे पास कार्निवोर्स, दे एट द टॉप मोस्ट लेवल इन दिस पिरामिड। ऐसा होता है ये पिरामिड। प्रोड्यूसर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, फिर कार्निवोर्स होते हैं। जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो बिल्कुल टॉप पे होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है इकोलॉजिकल, दैट इज मेड बाय कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ बायोमास दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सिस्टम ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल। वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये वैसे, ये नंबर वाली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये टोटल। दिस पिरामिड जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है टोटल वेट ऑफ एवरी एवरी ट्रॉपिक लेवल, एक पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर। कार्निवोर्स हैं जैसे लायन और टाइगर हो गए। ठीक है। हर्बीवोर्स कहाँ पे कौन से हैं? डियर और एलिफेंट्स। और प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रासेस, हर्ब्स। तो क्या डिपेंड, क्या बता रही है? टोटल वेट ऑफ हर एक ट्रॉफिक लेवल का वेट क्या है। ठीक है। अच्छा, लाइक द पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, इट कैन बी बोथ अपराइट एंड द इन्वर्टेड। कैसे हो सकते हैं? देखो,
फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो होते हैं दे आर द इंस्टांसेस ऑफ अपस्टैंडिंग बायोमास पिरामिड एज द नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स इज मोर इन नंबर्स। ये सिंपल इसके फीचर्स हैं और कुछ भी नहीं है। ये मैंने जनरली ऐड किया हुआ है, आप इसके गो थ्रू हो सकते हो, कोई मतलब जरूरी नहीं है, इस टॉपिक को आप अवॉइड भी कर सकते हो। ये मैंने जस्ट इसके कुछ फीचर्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो आपको बेसिकली इतना पता करना है कि नंबर के अंदर क्या कहते हैं, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने इंडिविजुअल्स हैं उनका हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर क्या नंबर है वो उसको डिफाइन करते हैं। बायोमास जो होता है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल का वेट डिफाइन करते हैं, दैट्स इट। ये इनके सिर्फ फीचर्स है, आप इनको रीड कर सकते हो, नहीं छोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कुछ आपके पास इसका एक्स्ट्रा टॉपिक इसके अंदर मैंने डाला है। टाइप्स ऑफ, अच्छा हमारे पास एक ग्रासलैंड आ जाते हैं। ग्रासलैंड हमने पढ़े हैं, कोई ऐसा इकोसिस्टम है डोमिनेटेड बाय ग्रासेस और दी जितने भी आपके पास हर्बेशियस होते हैं, नॉन वुडी प्लांट्स जो होते हैं, ये उसको डिफाइन करते हैं, वो ऐसे इकोसिस्टम है दैट आर डोमिनेटेड बाय ग्रासलैंड ना, तो इसलिए इनको ग्रासलैंड बोला जाता है। अब हमारे पास डिफरेंट कौन सी ग्रासलैंड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। बेसिकली ये ग्रासलैंड्स हमने रीड की है और ऑलमोस्ट ये हर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर होती है, अंटार्कटिका वगैरह को छोड़ के। दे आर नोन देयर, मतलब ग्रासलैंड्स ओपन टू एनवायरनमेंट होता है एंड कंटिन्यूअस एक्सपेंसेस होती है वेजिटेशन की विद फ्यू ट्रीज ना। और इनके अंदर बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी होती है प्लांट्स की और एनिमल लाइफ की, एंड दे आर कम्प्लीटली अडेप्टेड टू कंडीशंस। सीजन चेंज हो, कुछ भी हो, दे आर मतलब ये इजीली अडेप्ट करते हैं हर एक तरह के चीज को। अब कौन से होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल आ सकता है, इसकी लोकेशन ऐसे होते हैं कि कुछ एरियाज के अंदर, जैसे अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस दैट आर क्लोज टू इक्वेटर ना। क्लाइमेट इनका क्या होता है, वार्म टेम्परेचर होते हैं विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स। ठीक है, तो ये ऐसे, और इनकी वेजिटेशन क्या होती है, टॉल ग्रास जो लंबी वाली घास होती है विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड श्रब्स आ जाते हैं कई बारी। ठीक है, तो ये वो वाले हैं। वाइल्ड लाइफ जो रहती है जैसे इसके अंदर, मतलब कौन से इनके कंज्यूमर्स हो सकते हैं, एलिफेंट्स, जेब्रास, ठीक है, एंटीलोप्स, तो ये सारे इनके प्रीडेटर्स होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन सा आ सकता है, टेम्परेट जहां पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, लाइक नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरेशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, तो ये अब इनके करेक्ट इनका क्या क्लाइमेट रहता है, दे आर करेक्टराइज बाय हॉट और द कोल्ड विंटर्स हो सकती हैं इसके अंदर, मॉडरेट थोड़ा बहुत रेनफॉल भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी वेजिटेशन क्या होती है, डोमिनेटेड बाय वैरायटी ऑफ ग्रासेस, डिफरेंट तरह के ग्रासेस जो आते हैं, ऑफन विद डीप रूट सिस्टम। ठीक है, और इनकी वाइल्ड लाइफ क्या आ जाती है, मतलब ये आगे फर्दर डिफरेंट स्पीशीज जो इनको कंज्यूम करते हैं। एक्वेटिक, अच्छा अब हमारे पास आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है। एक्वेटिक हमेशा वर्ड जो होता है वो दैट इज रिलेटेड टू वाटर सोर्स, जो वाटर के साथ रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एंटिटीज होती है, उसको हम एक्वेटिक बोल देते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या हुआ हमारे पास, एक्वेटिक इकोसिस्टम एक ऐसा होता है विच इज वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, लाइक वाटर केमिस्ट्री, टेम्परेचर, इनका लाइट। ये भी जो इकोसिस्टम होता है ये काफी डाइवर्स है, वाइड वाइड वैरायटी के अंदर आता है ये भी। दे आर क्लासिफाइड इनटू फ्रेश वाटर या मैरीने इकोसिस्टम हो सकता है उनकी, और हर एक जितने भी ये ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपना हैबिटेट होता है डिफरेंट। अब इसको हम कवर कर सकते हैं, हमारे पास छोटा सा टॉपिक है। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के, फ्रेश वाटर आ सकता है जैसे, these ecosystems are found in bodies of water with low salt concentrations। ठीक है, लो सॉल्ट, कम सॉल्ट वाला, लाइक टिपिकली लेस देन 1% ओनली। मेरीने इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है, दीज आर फाउंड इन सॉल्ट वाटर बॉडीज जो होता है, लाइक जैसे ओशियंस, बड़े बड़े ओशियंस, सीज जो होते हैं। ठीक है, विद सॉल्ट कंसेंट्रेशन अबाउट 3.5%।
तो ये आपका डिफरेंट सिस्टम था, इको एक्वेटिक सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर हो सकता है और मेरीन इकोसिस्टम हो सकता है। सो दिस वाज योर फोर्थ चैप्टर दैट वी हैव कवर्ड टुडे। बाकी अब कल वाले कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल? आई थिंक आप सब थे कल ना। तो मैंने कल एक असाइनमेंट दी थी आप लोगों को कि व्हाट इज द रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन बताएगा? मैंने बोला था कि ये वैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में पूछना था, बट यू पीपल वर नॉट अवेलेबल देयर। अर्चना, गुनगुन, ओनली जसमीत वाज देयर इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर। हाँ जी, अब कौन बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेन्यूएबल एंड द नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज? ये आपकी कल की असाइनमेंट थी, मैंने बोला था कि चाहे आप राइट टाइप करके मुझे शेयर कर सकते हो या फिर आप ऑरली भी बता सकते हो। कौन से होते हैं ये वाले रिसोर्सेज? मैम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होते उनके कॉन्टिन्यूस यूज करने से भी, कौन से और कौन से नॉन कौन रिन्यूएबल से वाले? रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैम जो खत्म नहीं होते अपने हम्म। कॉन्टिन्यूस यूज करने से, जैसे वाटर होगी, लैंड यस। होगी। हाँ। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम। हाँ, जो जैसे तो खत्म इनको हो सकते हैं दोबारा और उनको दोबारा बनाना पड़ता है। हाँ, उनको दोबारा प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये मैंने बताया था, ये आपके स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये जो भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, इकोसिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारा कुछ मैं स्टार्टिंग में करवा चुकी हूँ। इनका सबका बेस क्लियर करवाने के बाद हम लोग आगे बढ़े हैं। तो यू शुड नो, आपको पता हो, जितने भी आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं आपको इनका मीनिंग पता हो। अगर आपको इन चीजों के मीनिंग क्लियर है ना, तो आपको आगे फर्दर एग्जाम में जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जाम्स के टाइम पे, असाइनमेंट्स के टाइम पे। फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर कि इनका मीनिंग क्या है। जब आपको टॉपिक्स क्लियर होते हैं ना, फिर आप एग्जाम्स में या असाइनमेंट्स में आप लोग अपने अपनी लैंग्वेज में भी इनको इजीली लिख सकते हो। फिर वहां पे आपको इंटरनेट या बहुत बड़े बड़े आंसर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? Okay, Ji, we have covered your fourth chapter and we'll start with your next chapter by tomorrow. So be ready. अपने चैप्टर्स के गो थ्रू हुआ करो। जितने भी अपने चैप्टर्स हैं उनको चेक करो, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपकी बुक में गिवन है, उनको आपने बुक में से ही कवर करना है, क्योंकि वो कुछ स्टैटिक चीजें हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे वैसे केस स्टडीज आपके आपके ना आगे चल के कुछ चैप्टर्स आएंगे जिनके अंदर एक्ट्स के ऊपर वर्क किया गया है, कुछ एक्ट्स बताई गई हैं, कुछ केस स्टडीज बताई गई हैं, उनको भी हम रीड करेंगे, उनके भी हम गो थ्रू होंगे। बट प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, साथ के साथ पढ़ते जाओ। अगर आप जैसे आज अपने क्लास में जो सुना, अगर उसको आप आज फॉलो कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम से मैं ऐसे ही करती आ रही हूँ, तो मैं चीजों को भूलती नहीं हूँ, हम लोग टॉपिक्स को भूलते नहीं है। अगर आपने आज पढ़ के इसके छोड़ दिया आप लोग क्लास में, ठीक है, हो गई क्लास 1 घंटे की, इसके बाद हमें जरूरत नहीं है, तब आपको पहली बात तो ये आपको टॉपिक ही भूल जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा हमने पढ़ा क्या था। जो चीज, ये हमारे टीचर्स भी कई बार हमें बोलते होते थे छोटे होते थे, आपको क्लास में टीचर ने जो पढ़ाया है उसको एक बार, जो भी आपको टीच करवाएगा उसको एक बार दिन में आपको जब भी टाइम मिले उसको एक बार सिर्फ रिकॉल कर लो कि हमें क्या पढ़ाया गया था, कौन से टॉपिक्स थे और इनका मीनिंग क्या था, किस टॉपिक में हमें क्या बताया गया था। उसके ऊपर आप अपने पेंसिल के साथ कुछ नोट लिख लो, थोड़े बहुत कुछ अपना, हमें अपनी लैंग्वेज बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, साथ साथ नोट करते जाओ चीजों को जब भी आप। और सेकेंडली, जब आप क्लास अटेंड करते हो प्लीज साथ साथ आप अपना एक कॉपी या पेन लेके बैठा करो। जो चीज बोली जाती है उसको थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में एक दो वर्ड में डिफाइन कर लिया, नोट कर लिया, इट विल हेल्प यू। ओके, चलो, एनी डाउट और एनी क्वेरी किसी की भी हो? शुड आई लीव द क्लास नाउ? ओके डियर, thanks for replying. I'm going to end this meeting. Have a nice day. Take care, everyone.